वेलकम बैक। तो चलिए अब जॉब वर्क प्रोविजंस डिस्कस करते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। लेट्स सी द की पॉइंट्स। अब प्रिंसिपल जब भी जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा है तो इट इज़ नॉट अ सप्लाई। क्यों सप्लाई नहीं है? क्योंकि वो गुड्स भेज रहा है, बेच नहीं रहा है, तो इस पे जीएसटी लगेगा नहीं। तो वाइल सेंडिंग द गुड्स देयर इज़ नो जीएसटी। और परचेजर्स पे जो उसने आईटीसी लिया है उसको भी रिवर्स वगैरह करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ से फिनिश्ड गुड्स जो बन के आएगा वो वापस वो बेचेगा। तो परचेजर्स पे आईटीसी रिवर्सल नहीं करना है। आईटीसी जो लिया है बहुत अच्छा है। अब उसके बाद जॉब वर्कर जो काम करके वापस भेजेगा गुड्स, तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, बिकॉज जॉब वर्कर जब काम करके वापस गुड्स भेज रहा है तो गुड्स पे जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, सर्विस कंपोनेंट पे जीएसटी लग सकता है, पर गुड्स कंपोनेंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन अगर एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को भेज रहा है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर वहाँ से सेल हो गया तो, कि जॉब वर्कर प्रीमाइस से मैंने बेच दिया तो, अगर जॉब वर्कर प्रीमाइस से बेच रहा है तो प्रिंसिपल को जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा एंड प्रिंसिपल विल चार्ज जीएसटी टू कस्टमर। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई किसके हिसाब से होगा? प्रिंसिपल के हिसाब से। टाइम ऑफ सप्लाई किसके हिसाब से होगा? प्रिंसिपल के हिसाब से। वैल्यू कौन डिटरमाइन करेगा? प्रिंसिपल डिटरमाइन करेगा। किसके टर्नओवर में ऐड होगा? प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल बेच रहा है। चाहे वो जॉब वर्कर प्रीमाइस से बेच रहा हो, पर बेच तो प्रिंसिपल ही रहा है ना। या वो जॉब वर्कर प्रीमाइस से एक्सपोर्ट भी कर सकता है। एक्सपोर्ट पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज एक्सपोर्ट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई। बट क्या आप एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ जीएसटी कर सकते हो? हाँ, तब आप चार्ज नहीं करोगे कस्टमर्स से। ठीक है, ये फोर्थ केस के लिए, जहां या तो वो बेच रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है। सप्लाई करने के लिए, ये दोनों तो सप्लाई हो गए ना। सप्लाई करने के लिए जॉब वर्कर के प्रीमाइस को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ प्रिंसिपल। पर अगर जॉब वर्कर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ये नहीं चाहिए। अगर जॉब वर्कर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है देन आप आराम से उसके प्रीमाइस से बेच सकते हो अपने जीएसटी नंबर पे, विदाउट इंक्लूडिंग जॉब वर्कर्स प्रीमाइस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है सर। व्हाट अबाउट वेस्ट क्लियरेंस? जो भी वेस्ट आप बेचोगे वो वेस्ट तो जॉब वर्कर के प्रीमाइस पे है। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर पे कर देगा। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल को उस वेस्ट पे जीएसटी पे करना है। अगर वेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर तो जीएसटी आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप वेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनी जीएसटी, क्योंकि सप्लाई नहीं हुआ। बेचोगे तो दोनों में से एक को पे करना पड़ेगा। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर को पे करना है, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल को पे करना है। ठीक है। इज देयर अ टाइम लिमिट टू रिसीव बैक द इनपुट एंड कैपिटल गुड्स? द आंसर इज यस। इनपुट के लिए टाइम लिमिट है 1 ईयर और एडिशनल 1 ईयर अलाउड है, और कैपिटल गुड्स के लिए 3 ईयर्स, उसके साथ एडिशनल 2 ईयर्स अलाउड है। तो इनपुट्स के लिए टोटल हुआ 2 ईयर्स और कैपिटल गुड्स के लिए टोटल हुआ 5 ईयर्स। अगर इतने समय में रिटर्न नहीं आया देन इट विल बी डीम्ड सप्लाई फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। तो प्रिंसिपल को जॉब वर्कर पे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग दोज गुड्स। सर अगर डायरेक्ट रिसीव हो रहा है जॉब वर्कर के प्रीमाइस से तो ये 1 ईयर और 3 ईयर जो कैलकुलेट होंगे ना, वो जब जॉब वर्कर को रिसीव हुए ना वहाँ से कैलकुलेट होगा। देखो नॉर्मली कहाँ से कैलकुलेट होगा 1 ईयर 3 ईयर? फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग द गुड्स, जब प्रिंसिपल ने भेजा। बट अगर डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइस पे डिलीवर हो रहा है देन फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर। इसका ध्यान रखना। दिस इज सेक्शन 19 जो हम आईटीसी में नहीं पढ़े और हमने जॉब वर्कर प्रोविजन के साथ पढ़ा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, जॉब वर्कर के टर्नओवर में क्या आएगा? एक तो जॉब वर्क चार्जेस, वो उसका टर्नओवर होगा, उसके लिए तो वो इनवॉइस बनेगा ही।
सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज प्रीमाइस, ये किसके टर्नओवर में आएगा? प्रिंसिपल के टर्नओवर में। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज प्रीमाइस किसके टर्नओवर में आएगा? प्रिंसिपल के टर्नओवर में। गुड्स सेंट बैक टू जॉब वर्क प्रिंसिपल, ये तो टर्नओवर होगा ही नहीं, ना तो प्रिंसिपल का ना जॉब वर्कर का। तो इसका ध्यान रखना कि जॉब वर्कर के लिए जॉब वर्क चार्जेस ही है। सर अगर कुछ वो एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह यूज़ किया है तो वो जॉब वर्क चार्जेस में ही इंक्लूडेड होगा, एक्स्ट्रा भी चार्ज करेगा। तो अगर एक्स्ट्रा चार्ज किया है फॉर सम मटेरियल तो वो एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल मटेरियल, तो फिर वो भी टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये अच्छे से समझना। प्रिंसिपल मेकिंग सेल फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रीमाइस, अगर जॉब वर्कर के प्रीमाइस से प्रिंसिपल बेच रहा है, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर मुझे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, बराबर। तो फिर कैसे वर्क होगा? प्रिंसिपल से सपोज बैंगलोर में है, जॉब वर्कर दिल्ली में है, और जॉब वर्कर के प्रीमाइस से सेल कर रहे कस्टमर भी दिल्ली में है, तो प्रिंसिपल सेल कर रहा है तो सप्लायर लोकेशन क्या है? बैंगलोर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? दिल्ली, क्योंकि कस्टमर कहाँ है? दिल्ली में। क्या चार्ज करेगा? IGST। क्या प्रिंसिपल को दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना है? नहीं, क्योंकि जॉब वर्कर कौन है? रजिस्टर्ड है। और जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो मुझे वहाँ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। अब जॉब वर्कर इज अनरजिस्टर्ड पे आते हैं। अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है, जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है और प्रिंसिपल और जॉब वर्कर दोनों सेम स्टेट में है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रिंसिपल क्या करेगा? ही विल ऐड जॉब वर्कर्स प्रीमाइस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि लॉ में यही लिखा हुआ है, if you want to make a supply from job workers premise then principal has to add it as his additional place of business। और additional place of business प्रिंसिपल को दिक्कत आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल सेम स्टेट में रजिस्टर्ड है। प्रिंसिपल जो रजिस्टर्ड है और एक प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर देगा और वहाँ से सेल करेगा। प्रॉब्लम तब आता है जब प्रिंसिपल और जॉब वर्कर अलग अलग स्टेट में। अब अगर प्रिंसिपल और जॉब वर्कर अलग अलग स्टेट में, देन द क्वेश्चन इज फिर प्रोसेस वर्क कैसे करेगा? अब इसको ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल बैंगलोर में, जॉब वर्कर दिल्ली में और अनरजिस्टर्ड है, और यहाँ से सेल हो रहा है। अगर सेल नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को एडिशनल प्लेस लेना ही नहीं है। अगर सेल वहाँ से कर रहा है दिल्ली कस्टमर्स को, तो पहले प्रिंसिपल को दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। फिर बैंगलोर प्रीमाइस को बिल करना पड़ेगा दिल्ली प्रीमाइस को। दिल्ली में नया रजिस्ट्रेशन लिया है, उस नए रजिस्ट्रेशन को बिल करना पड़ेगा बैंगलोर से दिल्ली। फिर दिल्ली ब्रांच विल बिल टू दिल्ली कस्टमर एंड चार्ज C+S। और प्रिंसिपल को दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा और कहीं और लेना पड़ेगा, और जॉब वर्कर प्रीमाइस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। सर अगर ये सब ड्रामा नहीं करना है तो देन इन दैट केस यू शुड नॉट सेल इट फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रीमाइस। अगर आप जॉब वर्कर के प्रीमाइस से बेच रहे हो तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो लेट्स सम इट अप एंड थोड़ा एक बार प्रोविजन देख लेना है, इसका सारे प्रोविजंस एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज वो ITC 04 का फॉर्म वगैरह का ड्यू डेट है, वो अच्छे से याद रखना। अप टू 5 करोड़ वालों के लिए और मोर देन 5 करोड़ वालों के लिए। अप टू 5 करोड़ एक बार ही फाइल करते हैं ईयरली, ITC 04 वंस 25 अप्रैल। मोर देन 5 करोड़ वाले 2 बार फाइल करते हैं हाफ ईयरली बेसिस पे। अब पहले हमने देखा ये डायग्राम, जहां हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है जॉब वर्कर के प्रीमाइस पे और हर स्टेप में ट्रीटमेंट क्या है। हर स्टेप पे ट्रीटमेंट हमने देखा इसमें। उसके बाद टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा वो देखा, और उसके बाद फाइनली ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कि अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तब क्या टाइप ऑफ टैक्स चार्ज होता है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है इन योर फर्स्ट बिग क्वेश्चन, ये बना सकता है इंस्टीट्यूट। और अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो फिर वो प्रोसेस वर्क कैसे करेगा। सो दे हैव शोन इट इन
detail and they have told it very clearly that अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो आपको उसके प्लेस ऑफ बिजनेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।